So hello everyone, welcome back. This is Mayank Kothari. Today we are going to discuss about question number 7 onwards of this unit of management of receivables. आइए देखते हैं सर क्वेश्चन क्या है. काफी सारे क्वेश्चंस आपके रिपीटेड रहेंगे, तो 7 से लेके तकरीबन 18 तक इस लेक्चर में हम क्वेश्चंस देखेंगे. पहला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने. अ फर्म इज कंसिडरिंग ऑफरिंग अ 30-day क्रेडिट टू इट्स कस्टमर. एक कंपनी है जो कि ऑफर क्या करना चाहती है, 30 दिन का क्रेडिट देना चाहती है कस्टमर को. तो जो भी सामान आज बेचा जाएगा उसका पैसा 30 दिन बाद कस्टमर से मिलेगा. द फर्म लाइक्स टू चार्ज देम एन एनुअलाइज्ड रेट ऑफ 24%. 24% का एनुअलाइज्ड रेट हम उन्हें चार्ज करना चाहते हैं. अब परसेंटेज चार्ज करने का मतलब क्या हुआ सर? कस्टमर को अगर 100 रुपए का सामान बेचा है तो वो महीने के एंड में 100 रुपए ही देगा हमें. ये 24% एक्स्ट्रा क्यों देगा? हाँ, वो कोई हमसे लोन लेके जा रहा है जो हमको इंटरेस्ट देगा? मैं क्या कह रहा हूँ आपको, क्योंकि 100 रुपए आज आपका माल बेच रहे हो आप, तो 100 रुपए आपको 1 महीने बाद मिलने वाले हैं. इससे आपका इंटरेस्ट का नुकसान होता है जो आपको 1 महीने बाद माल मिलने वाला है. आप एक काम करो, आज जो प्राइस कोट कर रहे हो ना उसमें ये 24% पर एनम इंक्लूड करके प्राइस कोट करो जो उसको 1 महीने बाद देनी है. इसका मतलब मैं क्या कह रहा हूं, लेट्स से फॉर एग्जांपल 100 रुपए 24% होता है सर साल भर का, तो 12 महीने का हो गया 2%. आप उसको जो कोटेशन दे रहे हो ना इसमें थोड़ा सा दिक्कत आएगा. एनुअलाइज्ड रेट ऑफ 24% है, ठीक है. तो फिलहाल मैं बस लिखने सिंपल कैलकुलेशन के लिए बता रहा हूं, एग्जैक्ट परसेंटेज थोड़ा सा बदलेगा. तो 2% हो गया. तो आप एक काम करो, उसको महीने का कितना 2%, तो 100 प्लस 2% 102 रुपए की बिलिंग करो. तो उसको कितना पैसा देना है 1 महीने के एंड में? 102 रुपए. आप उसको इनवॉइस ही 102 रुपए का दे रहे हो, उसको लग रहा है कि भैया इसकी कीमत ही 102 रुपए है, जबकि आप 100 प्लस 2 रुपए उससे कलेक्ट कर रहे हो. ठीक है, तो आपका काम हो गया. आज अगर बंदा आपसे माल खरीद के लेके जा रहा है तो आप उसको बोल रहे हो देखो 102 रुपए का ये आइटम है, आपको 30 दिन का टाइम दे रहा हूं, 30 दिन के बाद 102 रुपए दे देना. तो आप अपने कैलकुलेशन जब करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा यार 100 की चीज मैंने 102 में बेची क्योंकि मेरे को 1 महीने बाद पेमेंट मिलने वाला था. तो जो 1 महीना डिले हो रहा था ना आपके पास कैश आने में, उसका इंटरेस्ट आपने ले लिया और सामने वाले को यह पता भी नहीं कि उसने इंटरेस्ट दे दिया. ऐसा रियल मार्केट में होता है. ज्यादा रेट बता के आपको बाद में डिस्काउंट दिया जाता है. आपको लगता है कि अब हमने डिस्काउंट ले लिया. ध्यान दो, नेक्स्ट चीज. The firm wants to structure the credit in terms of cash discount for immediate payment. अब ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है. The firm wants to structure the credit in terms of a cash discount for immediate payment. How much would the discount rate have to be? अब कंपनी क्या करना चाहती है? कंपनी ने क्या किया, ध्यान दो. क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये? 8. 100 रुपए के आइटम में 2 रुपए डाला और 102 में बेचा, जो 102 आपको महीने के एंड में मिलने वाले हैं. अब कंपनी क्या चाहती है? कस्टमर को तो बोल दिया 102 रुपए आप 30 दिन के बाद में दे देना. कंपनी चाहती है कि अगर ये बंदा आज पेमेंट करे, कैश डिस्काउंट, कैश में पेमेंट करे, तो उसे हम कुछ डिस्काउंट दे, और डिस्काउंट इस हिसाब से दे कि हमको भी नुकसान ना हो. अब यहां पे आप वापस 100 रुपए पे आ सकते हो. डिस्काउंट का परसेंटेज कितना होना चाहिए ये आपने डिसाइड करना है. यहाँ पे क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है और थोड़ा सा टेक्निकल ये क्वेश्चन रहेगा आपका कि डिस्काउंट का परसेंटेज कितना होना चाहिए. अब लॉजिकली अगर मैं बोलूँ तो वापस आप 2% का डिस्काउंट दे दो. 2% का नहीं, अब आपको ज़्यादा डिस्काउंट देना पड़ेगा इस पर आई थिंक, ताकि आपकी वैल्यू नीचे आए. एग्जैक्टली कितना परसेंटेज होगा हम थोड़ा सा कैलकुलेशन करेंगे. अब अगर 2% का रहा, मतलब 2 रुपये का डिस्काउंट रहा, तो वो आपको 100 रुपये दे देगा. आज आप उनको 102 का माल बेचो, बोलो 30 दिन बाद पेमेंट कर देना, और उनको ये भी बताओ कि आज अगर आप पेमेंट करते हो तो मैं आपको 2 रुपए का डिस्काउंट दूंगा उस पर. तो वो उसको लगेगा यार 2 रुपए का डिस्काउंट मिल रहा है, आज पेमेंट कर दो, ज़्यादा डिस्काउंट मिल रहा है. वो 100 रुपये आपको आज दे देगा. अल्टीमेटली आपने 100 रुपये की चीज़ 100 रुपये में ही बेची और आज ही पैसा ले लिया, कस्टमर गया भी नहीं. आप पहले ही उसको बोलते कि सर 100 रुपए की चीज और आज ही पेमेंट करना पड़ेगा, तो शायद वो नहीं मानता और कस्टमर का आपका नुकसान हो जाता. उसको क्या लग रहा है कि सामने वाले ने मेरे को 30 दिन का टाइम दिया, ये बहुत अच्छी बात है, उसके बाद में आज कैश पेमेंट करने के लिए वो डिस्काउंट भी दे रहा है,
जबकि उस कस्टमर को ये चीज़ नहीं समझ में आ रही कि घुमा फिरा के सिर्फ वही किया जा रहा है वापस। बट अब आपके थोड़े से कैलकुलेशंस बदलेंगे, क्योंकि इफेक्टिव रेट आपका यहाँ पे इंक्लूड होगा। अब आपने टाइम वैल्यू ऑफ मनी जो देखा था कैपिटल बजटिंग में, उसमें हमने एक टॉपिक देखा था इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। यहाँ इफेक्टिव रेट जो है एनुअलाइज्ड रेट वो है 24% का, ठीक है। इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट का फॉर्मूला था 1/1 + r टू द पावर n-1। ये हमारा फॉर्मूला था। आप जाके देखना टाइम वैल्यू ऑफ मनी। अभी हमारा वर्किंग कैपिटल चालू है मैनेजमेंट चैप्टर, तो मैं ये समझ के चल रहा हूँ कि आपको इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट पता है। नहीं पता है तो आप यहीं पे पॉज करके एक बार वापस जाके देखो इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट वाला कॉन्सेप्ट टाइम वैल्यू ऑफ मनी के स्टार्टिंग में, सॉरी कैपिटल बजटिंग के स्टार्टिंग में। अब हमको क्वेश्चन में ये 24% दिया हुआ है कि एनुअलाइज्ड रेट जो है हमारा 24% होना चाहिए। एक महीने का रेट हमको अभी नहीं पता। एक महीने का अगर हमको रेट निकालना है ना, तो हमको ये r टू द पावर 12 करना पड़ेगा, क्योंकि 12 महीने होते हैं, -1। -1 देखते हैं क्या आंसर आता है, उसके बाद मैं अगर कुछ करेक्शन लगा तो मैं करूँगा, ठीक है। तो अब ये हो गया 1.24 टू द पावर 1 + r 12। अब ये हो गया 1.24 टू द पावर 1/12 1 + r। जो 12 उधर था ना, इधर आने के बाद 1/12 हो जाएगा, ये चीज़ ध्यान रखना। अब इस चीज़ को कैसे सॉल्व करते हैं ये भी मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, ध्यान दो, कैलकुलेटर पे रखो 1.24 रखा, इसके बाद में 1.24 रखा, इसके बाद में स्क्वायर रूट का बटन दबाओ 12 बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। पहले देख लो मेमोरी में तो कुछ नहीं है ना, मेमोरी क्लियर, हाँ 12 बार दबाया। इसके बाद -1 करो, कर दिया। इक्वल टू मत दबाना, मैंने दबाया था क्योंकि मेरा ये डिजिटल कैलकुलेटर है, आपको इक्वल टू नहीं दबाना है, गलत आंसर आएगा। अब आप करो डिवाइडेड बाय 12, क्योंकि 1.24 टू द पावर 1/12 है। सिर्फ 12 होता ना तो यहाँ पे आप मल्टीप्लाई बाय 12 करते, 1/12 है तो डिवाइड बाय 12 कर रहे हो, कर दिया। अब करो +1, कर दिया, ठीक है। अब करो इनटू और इक्वल टू, ऐसा एक बार, तो इनटू इक्वल टू एक बार हो गया, ऐसे आपको 12 बार करना है। तो 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये है आपका आंसर। 1.018 इज इक्वल टू 1 + r, r इज इक्वल टू 0.018, r इज इक्वल टू 1.8%। 1.8% is your monthly rate of interest। ये आया आपका एक नॉर्मल रेट। अगर आप 1.8% इंटू 12 करोगे तो ये 21.6% जाता है, क्योंकि कंपाउंडिंग हो रही है इसलिए ये 24 आता है, कंपाउंडिंग अगर आप करते जाओगे तो। अब ध्यान दो और एक चीज, बोलने का मतलब क्या है। अब मैंने स्टार्टिंग में आपको बोला था 100 रुपए की जगह 2% ऐड करके 102 कोट करो, और वहां पे ये बताया था ये 2% थोड़ा सा बदलेगा, वो है 1.8%। अब मैं आपको अगर वही एग्जांपल दूं तो आपको करना ये है कि 100 रुपए की चीज में 1.8% यानी कि 1 रुपये 80 पैसे ऐड करके 101.80 में आप बेचो, 101.80 में आप बेच दो यहाँ पे इस चीज को, ठीक है। अब आप उसको 180.1 में बेचो और बोलो कि 30 दिन में पेमेंट कर देना। अब आप बोलोगे उसको कि 30 दिन में पेमेंट कर देना। बात क्या आती है,
हमको क्या निकालना है कि आज कैश में अगर वो बंदा पेमेंट करता है तो हमने उसको कितना % डिस्काउंट ऑफर करना चाहिए। देखो आज कैश में करता है वो पेमेंट, तो हमको कम से कम कितना रुपया चाहिए सर? 100 रुपया चाहिए। आज की जो कैश की वैल्यू है वो 100 रुपए। एक महीने बाद पेमेंट करता है तो हमने उसको कोट करके दिया 101 रुपये 80 पैसे। उसको ये नहीं पता कि 101 रुपये 80 पैसे में 1 रुपये 80 पैसे का इंटरेस्ट ऐड किया हुआ है। ये तो हमने सेलिंग ही बताई उसको, हमने बोला इसकी कीमत ये 101 रुपये 80 पैसे। बट हमको पीछे हमारे दिमाग में पता है कि आज अगर ले पैसा तो कम से कम 100 रुपये तो आने को होना, यानी डिस्काउंट आप कितना दे सकते हो? 1 रुपये 80 पैसे का डिस्काउंट दे सकते हो। कितनी सेलिंग वैल्यू है कस्टमर के एंगल से देखो, उसको कितना देना है? 101 रुपये 80 पैसे, और उसको डिस्काउंट कितना दे सकते हैं हम? 1 रुपये 80 पैसे। तो ध्यान दो, डिस्काउंट का परसेंटेज आपका अब निकल गया। 101 रुपये 80 पैसे पे 1 रुपये 80 पैसे का डिस्काउंट हम उसको दे रहे हैं, तो कितना परसेंटेज बन रहा है? एक रुपये 80 पैसे, अरे 1 रुपये 80 पैसे डिवाइडेड बाय 101.80, इतनी उसकी इनवॉइस की वैल्यू, उसको उस पे 1 रुपये 80 पैसे मिल रहा। कस्टमर के एंगल से देखो तो कितना % डिस्काउंट हो रहा है सर? पॉइंट और इंटू 100 भी कर लो, 1.77% डिस्काउंट बन रहा है। मतलब अल्टीमेटली जब आप उसको सामान बेच रहे हो तो सेलिंग वैल्यू रहेगी उसके लिए 101 रुपये 80 पैसे। उसको नहीं पता इसके अंदर क्या क्या इंक्लूडेड है, उसको लग रहा है कि इसकी वैल्यू इतनी है। विथ आप उसको क्या बोलोगे 1.77% कैश डिस्काउंट, और इस पे 1.77% का डिस्काउंट आप देने के लिए तैयार हो। यानी अल्टीमेटली उसको ये लग रहा है कि यार 30 दिन तो क्रेडिट लिमिट मिल रही है अगर 101 रुपये 80 पैसे देना पड़े तो, और उसके साथ साथ इतना डिस्काउंट भी मिल रहा है अगर हमको कैश देनी पड़ी तो। यही क्वेश्चन है, घुमा फिरा के 100 रुपये ही आपके पास आ रहे हैं अगर वो कैश डिस्काउंट ऑप्ट करता है तो आपने क्या किया? जितना लेना था उतना ही लिया। ये बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी है, मार्केट में आप जब बिजनेस करो तो अप्लाई कर सकते हो। ये घुमा फिरा के आपने 100 रुपये लेना था, 100 रुपये भी लिया, लेकिन आपने क्या किया? उसको ऐसा बताया कि हम आप पे मेहरबान हो रहे हैं, हम आप पे एहसान कर रहे हैं, डिस्काउंट दे रहे हैं। कस्टमर को भी ये लग रहा है कि उसको डिस्काउंट मिल रहा है। 100 रुपये बोलोगे कि नहीं विथ नो डिस्काउंट 100 रुपये और आज ही कैश देनी है, कोई नहीं आएगा आपके पास में। आप थोड़ी सी अमाउंट बढ़ा दो, वापस कम कर दो। चलो सर अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका ये हो गया 7। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, JKL लिमिटेड इज कंसिडरिंग, आई होप यू आर क्लियर विथ इट। तो दिमाग से अब वापस निकाल दो सारा का सारा, फ्री माइंड से इस क्वेश्चन पे ध्यान देंगे। JKL लिमिटेड इज कंसिडरिंग द रिवीजन ऑफ इट्स क्रेडिट पॉलिसी। जो भी क्रेडिट पॉलिसी उसने कस्टमर्स को दी है उसको वो रिवाइज करना चाहता है विद अ व्यू टू इंक्रीजिंग इट्स सेल्स एंड प्रॉफिट। सेल्स को बढ़ाना है, प्रॉफिट को बढ़ाना है। Currently, all its sales are on credit and the customers are given 1 month का time to settle the dues. It has a contribution of 40% on sales and it can raise additional funds at a cost of 20%. Contribution कितना है? 40% का, यानी कि आपका वेरिएबल कॉस्ट कितना हुआ? 60% का, 60% on sales and it can raise additional funds at a cost of 20% की कीमत पे मैं ले सकता हूं। सो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न इज 20%। द मार्केटिंग मैनेजर ऑफ द कंपनी हैज गिवन द फॉलोइंग ऑप्शन along with estimates of for the considerations। नाउ आपकी ये पॉलिसी है, देखो करंट पोजीशन, ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3, सेल्स कितना होगा तीनों में, चारों में, क्रेडिट पीरियड 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीना और 3 महीना, बैड डेब्ट्स के परसेंटेज 2, 2.5, 3, 5, कॉस्ट ऑफ क्रेडिट एडमिनिस्ट्रेशन जो खर्चा लग रहा है 1,20,000, 1 30, 1 50 और 3। आपको एडवाइस करना है कि कौन सा ऑप्शन बेस्ट है। एग्जाम्पल इजी है, 2 चीजें निकालना है सर आपने कि आपको फायदा कितना हो रहा है और खर्चा कितना लग रहा है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 8 सेल्स present policy
ऑप्शन छोड़ दो, 1 2 3। सेल्स कितना हो रहा है आप ले लो, 200 लैक्स में है सारा का सारा, इन लैक्स 200। ये सब हटाओ पहले, बैटरी ना इतनी ख़त्म होती जाती है आपकी फिर। 200 210 220 205। सेल्स वेरिएबल कॉस्ट 60%, कंट्रीब्यूशन जो है आपका 60% है ना वेरिएबल कॉस्ट, 40% का कंट्रीब्यूशन है, ठीक है। 120 126 32 150। ठीक है, वेरिएबल कॉस्ट आ गई आपकी। कॉस्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ले लेता हूं मैं यहाँ पे, वन 1.20 1.30 50 और 1.20 1.30 1.50 और 3 लाख। इसके बाद बैड डेब्ट्स भी ले लेते हैं हम। अच्छा नहीं, रिसीवेबल्स निकालना पड़ेगा ना हमको, ले सकते हैं वैसे तो। बैड डेब्ट्स का परसेंटेज दिया हुआ है 2, 2.5, 3 और 5। तो 2% ये होता है 4 लाख, 2.5% अगर आप देखोगे 5,25,000, 3% 6,60,000, 2, 2.5, 3 और 5 3 लाख। ग्यारह। तो टोटल आपका खर्चा इतना, तो प्रॉफिट जो बच रहा है, टैक्स वैक्स का कोई लोचा है क्या, देख लो। नहीं, तो प्रॉफिट जो है वो कितना हो रहा है, 200 माइनस 120 माइनस 1.20 माइनस 4, सो दैट्स 74.80 लैक्स। 210 माइनस 126 माइनस 1.30 माइनस 5.25, सो दैट्स 77.45। दो 220 माइनस 132। यार कॉस्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन की टोटल लेनी चाहिए थी, क्योंकि वो पैसा हमारा फंसा हुआ है, मतलब जितना भी पैसा हमारा लग रहा है राइट। लॉजिकली ये चीज़ आपने लेनी चाहिए। प्रॉफिट थोड़ा सा आप डिले कर सकते हो। बैड डेब्ट्स इज नॉट एन अमाउंट, ये सिर्फ एक नॉन कैश एंट्री है, तो ये कैश कॉस्ट नहीं है। आप ये कि इसको कैश कॉस्ट नहीं बोलोगे, तो मैं इसको यहाँ लिख के चलता हूँ कि कैश कॉस्ट ऑफ सेल्स 121.20, 127.30, 133.50 एंड 153। ठीक है, इसमें से आप बैड डेब्ट्स माइनस कर लो, तो है उतना ही सही आ रहा है आपको।
ठीक है, फिर ये भी एक काम ऐसे करो ना आप, टोटल कॉस्ट ऑफ सेल्स ले लो अब इसको, 125.20, 132.55, 140.10 आई थिंक, एंड 164। ठीक है, अब जी देखो क्या आ रहा है, प्रॉफिट उतना ही आएगा। अब प्रॉफिट आप कैसे कैलकुलेट करोगे, जो भी आपका सेल्स हुआ है ए माइनस एफ कर दोगे आप, तो 200 माइनस 125.20 इज 74.80, 210 माइनस 132.55 इज 77.45, 220 माइनस 140.10 79.90, 250 माइनस 164 इज 86। ठीक है, ये आपका एक्स्ट्रा प्रॉफिट हो गया। अब बात आती है, आपने हर पॉलिसी में कितना प्रॉफिट कमा रहे हो ये तो पता चल गया, लेकिन जो एक्स्ट्रा पैसा इन्वेस्ट किया उस पर रिटर्न कितना चाहिए था आपको ये पता करना पड़ेगा। कॉस्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, नाउ आप ये निकाल लो कि रिसीवेबल्स कितने हैं। चलो स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। क्रेडिट पीरियड आपने कितना दिया है हर केस में, 1, 1.5, 2 और 3 महीने का, 1, 1.5, 2 और 3 महीने का क्रेडिट पीरियड दिया, तो उससे आता है सर डेटर टर्नओवर रेशो, तो 12 डिवाइडेड बाय एच कर दो, 12 महीने होते हैं ना, तो 12 बाय 1 12, 12 बाय 1.5 अगर आप करोगे तो 8, 12 बाय 2 6, 12 बाय 3 4। ठीक है, ये डेटा टर्नओवर रेशो आ गया जी। अब आएगा आपका एवरेज इन्वेस्टमेंट इन डेटर्स, वो क्या लोगे आप, आपका पैसा कितना फंसा हुआ है, कैश कॉस्ट ऑफ सेल्स जो डी में आपने निकाला। अब इंस्टीट्यूट के साथ आपका आंसर मैच नहीं करेगा क्योंकि इंस्टीट्यूट ने सेल्स पे ले लिया सीधा सीधा, जो कि गलत है। अभी तक हम कैश कॉस्ट पे लेते आए थे, आगे भी कैश कॉस्ट पे लेंगे। सो डी डिवाइडेड बाय आई अगर आप करोगे तो आपको मिलेगा कि टर्नओवर कितना है, 121.20 डिवाइडेड बाय 12 अगर आप करते हो तो आपको पता चलता है आपका 10,10,000 फंसा हुआ है। 127.30 डिवाइडेड बाय 8 अगर आप करते हो तो आपको पता चलता है आपका 15.91 फंसा हुआ है। 133.50 डिवाइडेड बाय 6 अगर आप करते हो तो पता चलता है 22.25 फंसा हुआ है। 153 डिवाइडेड बाय 4 अगर आप करते हो तो पता चलता है 38.25 फंसा हुआ है। ठीक है, अब के रिटर्न, जो भी इन्वेस्टमेंट आपका कैश लगा हुआ है उस पे कितना पैसा कमाना है, रिक्वायर्ड, बहुत ही सिंपल, जो भी जे में कैलकुलेट किया मल्टीप्लाइड बाय साल भर इतना पैसा फंसा हुआ है, साल भर, तो परसेंटेज रिक्वायर्ड यहाँ पे इन्होंने लिखा था 20%। ठीक है, सो 20% इस पे आप निकाल लो, तो ये आएगा 2.2, 3.18, 4.45, 7.65। एक्सेस रिटर्न ओवर रिक्वायर्ड रिटर्न, एक्सेस प्रॉफिट ले लो, आपने कितना एक्स्ट्रा कमाया रिक्वायर्ड रिटर्न के ऊपर। अब ये कैसे आएगा सर,
सबसे पहले तो अपना जो प्रॉफिट था जी में आपने निकाला, जी में, सो जी माइनस के, जी माइनस के आप करोगे यहाँ पे कि 74.80 मैंने इस पॉलिसी में कमाया, माइनस 2.20 रिक्वायर्ड था, तो मैंने कितना एक्स्ट्रा कमाया 72.60। अभी मेरा एक्स्ट्रा इनकम चल रहा है, ठीक है, अभी चल रहा है, चलने दो ऐसा का ऐसा। दूसरा वाला 77.45 कमाया जबकि 3.18 रिक्वायर्ड था, तो 74.27 एक्स्ट्रा आ रहा है, गुड। 79.90 कमाया जिसमें रिक्वायर्ड मेरा था 4.45, तो एक सेकेंड ना।
चलो सॉरी, थोड़ा सा बंद हो गया था कैमरा, उसी वजह से डिले हो गया। अभी हम कहाँ थे देखते हैं। 72.60 आ गया, ये 74.27 आ गया। अब तीसरा वाला पार्ट, प्रॉफिट जो है आपका 79.90, ठीक है, माइनस 4.45 अगर आप करोगे तो आपका प्रॉफिट आ रहा है यहाँ पे 75.45। इसके अलावा 86 माइनस 7.65 अगर हम करेंगे तो यहाँ आता है 78.35। तो ये है एक्सेस रिटर्न, और इसमें हमको क्लियर कट दिख रहा है कि लास्ट वाली जो पॉलिसी है, पॉलिसी नंबर 3, ये ऑप्ट करना चाहिए क्वेश्चन में। सो कंपनी शुड ऑप्ट, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा फायदा है। कंपनी शुड ऑप्ट फॉर पॉलिसी 3। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, आंसर्स में कुछ वेरिएशन होंगे तो वो ठीक कर लेंगे हम। मेरे को बस 2 मिनट दे दो। वन 1.25 और 2.60 और ये आ जाएगा 7। एक चीज़ गलत है क्या? 250 इंटू 5% 12। अच्छा, थोड़ा सा करेक्शन है यहाँ पे, ये आएगा अपना 12.5 और 150, सॉरी 153 प्लस 12.50 इज़ 165.5। तो ये आंसर भी बदलेगा और ये भी बदलेगा। 165.5 और 250 में से अगर ये माइनस हो जाएगा तो ये बचेगा 84.5। इसमें से 7.65 माइनस कर दे, अच्छा 84.5 माइनस 7.65 कर दे तो 76 आ रहा है 0.85। अभी भी और एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, इसमें कोई भी दिक्कत होगी तो। अच्छा, एक और चीज़ बदलेगी ना अपनी इसके साथ में, ये कॉस्ट भी तो बदल जाएगी सर। 12/H यहाँ तक ठीक है। डी कैश कॉस्ट हमारी बदल गई थी तो ये बदलेगा। डी हो गया 153 ना, नहीं डी तो सही था, बैड डेप्ट से इसका कोई लेना देना है नहीं। अभी 153 डिवाइडेड बाय 12 बाय कितना है हमारा क्रेडिट पीरियड जो हमको दिया गया था, 3 महीना, 4, ठीक है। 153 डिवाइडेड बाय 4 इज़ 38.25, जिस पे 20% अगर लगाया जाए तो 7.65 आता है। ये 7.65 84.5 माइनस 7.65 इज 76.85। अभी मेरे को ये वाला भी कैलकुलेट करने दो, कितना बैड डेब्ट्स का 3% आ रहा है। 220 पे 3% हम लगाए तो 6.6 सही है। 133.50 220 इंटू 60% 132 प्लस 1.5 प्लस 6.60 140.10, ठीक है। और ये कितना 2 महीने था ना, 12/2 तो 6 ही होता है। 133.50 डिवाइडेड बाई 6 इज़ 22.25 इंटू 20% इज़ 4.45, जो माइनस होगा 140.10 में से। 140.10 सॉरी 220 माइनस 140.10 इज़ 79.9 माइनस 4.45 दैट्स 75.45, ठीक है। थोड़ा सा फिगर चेंज हुआ था, बाकी सब आंसर आपका सही है यहाँ पे। और कुछ लगे तो मेरे को बताना। क्वेश्चन नंबर 8 आपका इस तरह से सॉल्व हुआ, ठीक है। थोड़ा सा टाइम लग गया, एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट। लेट्स मूव ओवर टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट। 9
9 इज इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, मतलब इसमें थेरी ज्यादा है, बट ध्यान दो। द डॉल्स कंपनी परचेसेस रॉ मटेरियल ऑन द टर्म्स ऑफ 2/10 नेट 30। 2/10 नेट 30 यानी कि हम जब माल बेचते, सॉरी परचेस की बात हो रही है यहाँ पे, तो हम माल खरीद रहे हैं, तो ये डेटर वाला पार्ट, इस केस में डेटर हम खुद ही है सामने वाली कंपनी के लिए। तो हम माल खरीदते हैं 2/10 नेट 30 के टर्म्स पे। इसका मतलब जब बेचने की बारी आ रही है, मतलब सॉरी, जब पेमेंट करना है अब हमको, सामने वाले को हम पेमेंट करेंगे ना, तो 30 दिन में 100% पेमेंट करना है। ठीक है, 30 दिन में हमने 100% पेमेंट करना है, लेकिन 10 दिन में अगर हम पेमेंट कर देते हैं तो 2% का डिस्काउंट हमको मिलेगा, जो कि अच्छी चीज है। अगर हमने 100 रुपए का सामान खरीद के लाया तो 30 दिन के अंदर में 100 रुपए का पेमेंट करना है, और 10 दिन के अंदर में पेमेंट करते हैं तो सर 2% का आपको डिस्काउंट उसमें मिलेगा। A review of the company's records by the owner। अब कंपनी के ओनर ने, कंपनी के मालिक ने कंपनी के अकाउंट्स के डिटेल्स को देखा। मिस्टर गुप्ता ने यह पता लगाया कि पेमेंट्स आर यूजुअली मेड 15 डेज आफ्टर परचेसेस। जब भी परचेस किया गया उसके 15 दिन बाद में पेमेंट किया गया, ये बात पता चली। यानी कि 10 दिन में पेमेंट कर देते तो 2% का डिस्काउंट मिलता, अब कोई डिस्काउंट नहीं मिल रहा, 15 दिन बाद कर रहे हो तो पूरा पेमेंट करना पड़ रहा है। सिर्फ 5 दिन बाद आपने पेमेंट किया एक्स्ट्रा तो पूरा पेमेंट करना पड़ रहा है। आगे देखो, When asked why the firm did not take the advantage of its discount, जब ये पूछा गया कि आपने डिस्काउंट का फायदा क्यों नहीं लिया, 10 दिन में पेमेंट करना और 15 दिन में पेमेंट करना। 10 दिन में कर देते तो 100 रुपए की जगह 98 रुपीज ही देने पड़ते। सोचो, 100 रुपए की सेल्स की वैल्यू होती तो 2% डिस्काउंट मिलता, 98 रुपीज देने पड़ते। सिर्फ 5 दिन के डीले की वजह से 2 रुपए एक्स्ट्रा आपको पे करने पड़ रहे हैं। ठीक है, यानी 98 रुपीज आप 10 दिन में देते या 15 दिन में 100 रुपए दे रहे हो, 2 रुपए का एक्स्ट्रा अमाउंट आप दे रहे हो 98 रुपीज के ऊपर। परसेंटेज में निकाला जाए तो 2 डिवाइडेड बाय 98, एक तरह से आप 2%, 2.05% आता है, वो एग्जैक्ट 2% तो 100 पे होता है। आगे देखो, When asked why the firm did not take the advantage of its discount, the accountant Mr. Ram replied, उसने रिप्लाई क्या किया, that it cost only 2% of these funds। हमको सिर्फ 2% खर्चा लगता है सर इन फंड्स के लिए जो हम डीले कर रहे हैं, लेकिन बैंक से अगर लोन ले तो 12% का खर्चा लगता है। अब ये ना बहुत ही वेग सा आंसर है, इसीलिए इंसान ने चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना चाहिए, ना कि सिर्फ अकाउंटेंट बनना चाहिए। अब क्वेश्चन क्या है, व्हाट मिस्टेक इज राम मेकिंग। थेरी पॉइंट है ये आपका, आप लिखेंगे। ठीक है, थेरी क्वेश्चन है, आप लिखेंगे, मैं आपको आंसर बता रहा हूं। राम इज टोटली कंफ्यूज्ड अबाउट 2% and 12%. Ram is totally confused about 2% and 12%. 2% is the cost of sorry 2% is the cost for 10 days या 5 days बोल दो, सॉरी 5 days, 10 से 15। 2% is the cost for 5 days, whereas 12% is the cost for 1 year। 5 दिन लेट पेमेंट करने की वजह से 2% एक्स्ट्रा पे करना पड़ रहा है। साल भर के लिए लोन लेते तो 12% देना पड़ता। अब ये अकाउंटेंट राम को 2% 12 से कम लगता है, जबकि 2% 12 से ज्यादा है। अगर आप डीले नहीं करते तो आपको ये 2% एक्स्ट्रा नहीं देना पड़ता। 5 दिन के लिए 2%, सोचो कितना एक्स्ट्रा दे रहे हो आप, पता है 5 दिन के लिए 2% आपने एक्स्ट्रा दिया ना, सो 360 दिन होते हैं, सॉरी 2% डिवाइडेड बाय 5 इंटू 360, 144% आप एक्स्ट्रा पैसा दे रहे हो। इसीलिए ओनर को इंटरवीन करना पड़ा। और अगर बैंक से लोन लेते तो 12% साल का एक्स्ट्रा देना पड़ता, अभी 144% साल का एक्स्ट्रा देना पड़ता है। हर 5 दिन के लिए 2% एक्स्ट्रा दे रहे हो। तो फुल स्टॉप देके आगे लिखना,
since the duration is different, both the rates are not comparable. Both the rates are not comparable. Per annum cost of discount not availed. Per annum cost of discount not availed is, आप लिखेंगे per annum cost of discount not availed is 2% डिवाइडेड बाय 5 इंटू 360. 2/5 करोगे तो एक दिन का रेट निकलेगा, 360 से मल्टीप्लाई करो तो 144% आ रहा है आपका. अगर आप 365 लोगे तो शायद अलग आएगा. 2/5 इंटू 365 तो 146% के आसपास आएगा. जैसा भी आपको लेना है आप ले सकते हो, ठीक है, दोनों में से. सो पर एनम कॉस्ट इज 144%. दिस कैन बी कंपेयर्ड विथ 12%. ऐसा लिखो, दिस कैन बी कंपेयर्ड विथ 12%. बस खत्म, इतना ही. What is the real cost of not taking advantage of the discount? Second point जो बोल रहा है ना आपको, what is the real cost of not taking advantage of the discount? तो इसका आंसर और कुछ नहीं, जो हमने अभी निकाला वो है. रियल कॉस्ट क्या है? 2/5 इंटू 360% या 365 करो. 360 के हिसाब से 144 आएगा, 365 अगर आप लोगे तो 146 आएगा. दोनों में से आप कोई भी परसेंटेज ले सकते हो. दिस इज द रियल कॉस्ट ऑफ नॉट टेकिंग डिस्काउंट. अच्छा, थोड़ा सा वेरी करेगा ये आंसर. क्योंकि आप 2 रुपए का एक्स्ट्रा पेमेंट 100 रुपए पे नहीं कर रहे हैं, 98 पे कर रहे हो. आपका कैश आउटफ्लो 98 होता था, लेकिन अब आपका 100 हो रहा है. 2 रुपए एक्स्ट्रा जा रहे हैं. आ रही बात आपको समझ में? तो 2 रुपए एक्स्ट्रा जा रहे हैं आपके 5 दिन के लिए. किसके ऊपर? 98 रुपीज के ऊपर में. तो उसको थोड़ा सा कैलकुलेशन ना, ये वाला भी बदलना, ऊपर वाला, और ये वाला भी बदलेगा. तो इसको मैं इस तरह से लिख रहा हूँ, 2/98 इंटू 1/5 इंटू 360. देखने दो ये सही है या गलत है. 2/98 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 360. हाँ, और इंटू 100 कर दो, ठीक है, इंटू 100 कर दो. तो इंटू अगर 100 करोगे तो दिस इज गोइंग टू बी, अब सही आएगा, 147%. 98 पे लगाओ, क्योंकि 10 दिन में अगर आप पेमेंट कर देते तो सर आपके जेब से सिर्फ 98 रुपीज़ जाते, लेकिन अब आपको 100 रुपीज़ देना पड़ रहा है, तो 2 रुपये एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है. एक्स्ट्रा किस पे? 98 पे दो ना, 100 पे दो तो नहीं देना पड़ रहा आपको, इसलिए 98 पे दो कैलकुलेट करोगे तो ये 147% आता है. लिख लेना. तीसरा पॉइंट कहा गया है, इफ द फर्म कुड नॉट बोरो फ्रॉम द बैंक. अगर फर्म बैंक से बोरो नहीं करती तो ये 12% का काम ही खत्म हो गया, ठीक है. एंड वॉज फोर्स्ड टू रिसोर्ट टू द यूज ऑफ ट्रेड क्रेडिट फंड. What suggestion might be made to Ram that would reduce the annual interest cost? लिखेंगे उसके अंदर में. क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि मान लो कि बैंक से हम लोन ले ही नहीं सकते, तो हमारे पास एक्स्ट्रा पैसा नहीं है और ना ही कहीं से ले सकते, तो अब आप राम को क्या सजेशन दोगे? अगर हमको सिर्फ ट्रेड क्रेडिट के ही पैसों से काम चलाना है, ट्रेड क्रेडिट यानी कि आपको जो 30 दिन का टाइम दिया गया है, फुल स्टॉप देके, फुल स्टॉप यानी नेक्स्ट लाइन में थर्ड वाले पॉइंट में लिखेंगे आप. बहुत ही सिंपल है, हिंदी में पहले समझा देता हूं. मेरे को ये बताओ, आपको कहीं से एक्स्ट्रा पैसा तो मिल नहीं रहा है. 10 दिन तक अगर आप पेमेंट करते हो तो डिस्काउंट ले सकते हो, और आप डिस्काउंट भी नहीं ले रहे. 10 के बाद 11वें दिन पेमेंट करने का कोई सेंस नहीं बनता, पूरे 100 देना पड़ेगा. 12वें दिन दोगे तो भी 100 देना पड़ेगा. 15वें दिन दे रहे हो तो भी 100 देना पड़ रहा है, और 30th डे भी दोगे तो भी 100 ही देना पड़ रहा है. यही कंडीशन है आपकी, है ना. तो क्वेश्चन ये है, राम को क्या सजेशन देंगे हम? भाई देख, तू डिस्काउंट तो नहीं ले रहा, 10 दिन के बाद ही पेमेंट कर रहा है, तो तू 15वें दिन क्यों कर रहा है? तू 30th डे कर. जितना तेरे को सामने वाले ने क्रेडिट दिया पूरा यूटिलाइज कर. 15वें दिन दे रहे हो तो भी आपके जेब से 15वें दिन ही 100 रुपए जा रहे, 30th डे भी 100 रुपए जाएंगे, तो और 15 दिन तेरे पास रख और 30वें दिन पेमेंट करना. तो जल्दी क्यों कर रहा है पेमेंट? आई बात समझ में? 15th और 30th कभी भी करो,
मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, आज मेरे को 100 रुपए दे दो या अगले साल मेरे को 100 रुपए देना। जब आपके पास में ये दो ऑप्शन है, आप मेरे को कब 100 रुपए दोगे? अगले साल दोगे। आप बोलोगे जब साला दोनों टाइम आज या एक साल बाद में 100 ही रुपए देना है तो मेरे पास ही रखता हूं मैं पैसे, 100 रुपए एक साल बाद दूंगा सर को। वैसे ही 15वें दिन 30वें दिन दोनों टाइम अगर सेम ही अमाउंट देनी है तो 30वें दिन दो। यही चीज है, लिखो। If the firm could not borrow from the bank, if the firm could not borrow from the bank, अगर बैंक से हम borrow नहीं कर सकते, then Ram is suggested to make the payment at the end of 30 days. At the end of 30 days instead of 15 days. Instead of 15 days. So that we can utilize the cash. So that we can utilize the cash for 15 more days. So that we can utilize the cash for 15 more days without paying anything extra. Without paying anything extra. कोई भी एक्स्ट्रा पैसा नहीं देना पड़ रहा आपको यहाँ पे। चले, बस इसमें इतना ही था, तो मैंने अलग से कुछ लिखा है नहीं, सारा थेरी था। क्वेश्चन नंबर 10 होमवर्क लेंगे सर। क्वेश्चन नंबर 10 इजी है। क्वेश्चन नंबर 11 देखो। 11 भी बहुत छोटा है, मैं आपको फटाक से कराता हूँ, ध्यान देना। A new customer with 10% risk of non payment. एक नया कस्टमर है, चांसेस ये है कि 10% रिस्क है कि ये पैसा हमको नहीं देगा। Desires to establish business connection with you. आपके साथ कोई बिजनेस करना चाहता है। जितना भी हम माल बेचेंगे शायद 10% तक का पेमेंट नहीं मिलेगा, 90% चांसेस से मिल जाएगा। He would require 1.5 month of credit and is likely to increase your sales by 1,20,000 per annum. अभी जितना भी आप माल बेच रहे हो उसमें 1,20,000 का माल ये खरीद लेगा। इसकी वजह से हमारा सेल्स रेवेन्यू बढ़ जाएगा। सेल्स बढ़ रहा है लेकिन रिस्क भी बढ़ रहा है, 10% का बैड डेब्ट्स का रिस्क है। कॉस्ट ऑफ सेल्स अमाउंटेड टू 85% ऑफ द सेल्स। टोटल सेल्स का 85% आपका एक्चुअल में पैसा लग रहा है, बाकी तो प्रॉफिट है। The tax rate is 30%. Should you accept the offer if the required rate of return is 40% after the tax? Question number 11. ध्यान देना। इंक्रीज कितना हो रहा है इन सेल्स? 1,20,000। Increase in cost of sales 85% of this amount, 1,02,000। इतना पैसा साल भर में लग रहा है। इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट कितना एक्स्ट्रा लग रहा है आपका? अब ये बताओ, बहुत ही सिंपल। 1,02,000 डिवाइडेड बाय डेटर टर्नओवर रेशियो। मैं फॉर्मूला लिख रहा हूं पहले यहाँ पे। कॉस्ट ऑफ सेल, रिसीवेबल का फॉर्मूला क्या है? कॉस्ट ऑफ सेल्स डिवाइडेड बाय डेटर टर्नओवर रेशियो। सो कॉस्ट ऑफ सेल्स है 1,02,000 और डेटर टर्नओवर रेशियो 12/1.5 महीना का वो क्रेडिट ले रहा है। तो अगर इसको हम सॉल्व करते हैं, 8 आता है, तो 12,750 रुपए का इन्वेस्टमेंट हमारा और लग रहा है, फंस रहा है। और इस पे हमको कितना % रिटर्न चाहिए? अच्छा पहले ये नहीं निकालते, पहले दूसरी चीज निकालेंगे। चलो इंक्रीज इन बैड डेब्ट्स 10% रिस्क है नॉन पेमेंट का, जो कि हो जाएगा 12,000। और कोई खर्चा नहीं है सर,
इंक्रीज इन प्रॉफिट बिफोर टैक्स ले लो। अब 1,20,000 माइनस 1,02,000 माइनस 12,000, तो आपको दिखेगा सर आप 6,000 रुपये कमा रहे हो। अब टैक्स का जो पेमेंट है वो तो करना ही पड़ेगा आपको, और वो है 30%। तो आप 30% पे कर दो, 1,800। फिर भी आपका जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट आ रहा है, इंक्रीज इन प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, वो है सर 4,200। ठीक है सर, आप पूरा सेल करके 4,200 रुपये एक्स्ट्रा कमा रहे हो, लेकिन आपका 4,200 एक्स्ट्रा कमाने के चक्कर में 12,750 का इन्वेस्टमेंट लग रहा है साल भर। तो इस पे आप रिटर्न कमा सकते थे, यहां ना डाल के फिक्स डिपॉजिट में रखते तो रिटर्न कितना रिक्वायर्ड था आपको इस पे? आफ्टर टैक्स रिटर्न बोला है ना उन्होंने, 40% का आफ्टर टैक्स रिटर्न रिक्वायर्ड था इस पे, 40%। तो 12,750 पे 40% कैलकुलेट करोगे तो आता है सर 5,100 रुपये। एफडी में रख के 5,100 रुपये मिल सकते थे। ये पैसा डेटर में लगाया तो यहां से जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट होगा वो 5,100 का कम से कम होना चाहिए, लेकिन हमको कितना प्रॉफिट हो रहा है? 4,200 का। तो कहानी यहीं खत्म हो जाती। ए बी सी डी ई एफ और जी, एक्सेस रिटर्न ओवर रिक्वायर्ड, रिटर्न मत बोलो, प्रॉफिट बोलो। कितना हो रहा है सर? 4,200 मिल रहा है, 5,100 चाहिए था, 900 रुपए का नुकसान हो रहा है। तो क्या आपने ये ऑफर एक्सेप्ट करना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं। शुड यू एक्सेप्ट द ऑफर? वी शुड नॉट एक्सेप्ट दिस ऑफर एज required return is higher than profit after tax। खत्म। लिख लो, 2 मिनट का टाइम देता हूँ, लिख लो, उसके बाद मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करता हूँ। आई होप बहुत इजी क्वेश्चन था, सारे क्वेश्चन हम ऐसे ही सॉल्व कर रहे हैं ऑलमोस्ट। ध्यान देंगे सर अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 12।
अच्छा, क्वेश्चन नंबर 12 आपके लिए काफ़ी लर्निंग वाला, मतलब लर्निंग वाला है नहीं, क्वेश्चन नंबर 12 अभी तक जितने भी हमने क्वेश्चन देखे सेम टू सेम है, सिर्फ एक पॉइंट है उसमें सीखने के लिए, इसलिए क्वेश्चन नंबर 12 हम लेंगे इसी क्लास में। उसके बाद 2-3 क्वेश्चन कंटिन्यूअस आपका होमवर्क रहेंगे। देखें, ध्यान दो। अ कंपनी इज प्रेजेंटली हैविंग क्रेडिट सेल्स ऑफ ₹12 lakhs. The existing credit terms are 1/10 net 45 days and average collection period is 30 days. ध्यान दो, अभी जो हम बेच रहे हैं माल वो है 12 लाख का। 45 दिन का हम टाइम देते हैं सामने वाले को पूरा पेमेंट करने के लिए, और अगर 10 दिन में पेमेंट करना चाहता है तो 1% का उसको डिस्काउंट मिलता है। तो होता क्या है ना कि कुछ कस्टमर्स डिस्काउंट ऑफर ले लेते हैं, 8 दिन में पेमेंट कर रहा है, कोई 5 दिन में कर रहा है, कोई 10 दिन में कर रहा है, और कुछ कस्टमर 45 दिन, 40 दिन, 35 दिन, ऐसा जिसमें पूरा पेमेंट करना पड़ता है। तो ऑन एन एवरेज जो आ रहा है वो है एवरेज कलेक्शन पीरियड 30 डेज का। अब ये ज़्यादा हमारे लिए काम का रहेगा। करंट बैड डेब्ट्स का जो लॉस है वो है 1.5% का, और इन ऑर्डर टू एक्सेलरेट कलेक्शन प्रोसेस फर्दर एज ऑल्सो टू इंक्रीज सेल्स, कंपनी सोच रही है कि वो लिबरलाइज करेगी टर्म्स को, और अब अगर 10 दिन में पेमेंट किया गया तो 1% की जगह अब कस्टमर को हम 2% का डिस्काउंट देंगे। और 45 दिन पहले भी था, अभी भी 45 दिन है, सिर्फ हमने डिस्काउंट का परसेंटेज बढ़ाया। इससे क्या हुआ, डिस्काउंट का परसेंटेज बढ़ाने से बहुत ज्यादा लोग अब डिस्काउंट का ऑफर लेने लग गए और 10-10 दिन के अंदर में पेमेंट करने लग गए, यानी जल्दी जल्दी पेमेंट करने लग गए। तो जो आपका एवरेज कलेक्शन पीरियड था 30 डेज का, वो थोड़ा कम हो गया। अभी भी कुछ लोग 45 दिन में लेते हैं, लेकिन ज्यादा लोग अब 10 डेज में लेने लग गए। तो एवरेज कलेक्शन पीरियड जो आपका आ रहा है वो है 20 डेज का। पहले कितना था, 30 दिन। ऑन एन एवरेज अगर सबका निकाला जाए तो अब 20 दिन आ रहा है, ठीक है। इट इज एक्सपेक्टेड दैट सेल्स आर लाइकली टू इंक्रीज बाय 1/3 ऑफ द एग्जिस्टिंग सेल्स। अभी जितने भी सेल है उसका 1/3 अगर आप निकालोगे ना तो वो आता है 4 लाख। 4 लाख से मेरे सेल्स बढ़ जाएंगे, 12 + 4 कितना हो जाएगा, 16 लाख। बैड डेब्ट्स भी बढ़ेंगे, वो है 2% ऑफ द सेल्स। पहले 1.5% था सिर्फ बैड डेब्ट्स, अब हो जाएगा 2%। ठीक है सर। एवरेज कलेक्शन पीरियड 20 दिन तक आ जाएगा। कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो है हमारा 22%। तो जो आपका 78% होगा वो होगा वेरिएबल कॉस्ट। एंड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन रिसीवेबल इज 15% प्री टैक्स। टैक्स के पहले की फिगर है 15%। 50% एंड 80% क्या है, कस्टमर्स इन टर्म्स ऑफ सेल्स रेवेन्यू आर एक्सपेक्टेड टू अवेल कैश डिस्काउंट। जितने भी कस्टमर्स को हमने माल बेचा एग्जिस्टिंग स्कीम के अंडर में, उसमें से आधे कस्टमर डिस्काउंट ले लेते हैं, यानी 10 दिन के अंदर में पेमेंट कर देते हैं। बाकी जो 80%, बाकी जो नया वाला मेथड रहेगा, नई स्कीम में हमने क्या किया, 1% डिस्काउंट की जगह 2% डिस्काउंट बांटा। सालों 10 दिन में पेमेंट करो, मैं तुमको 2% का डिस्काउंट देता हूं। तो जितने भी कस्टमर ने हमसे खरीदा उसमें से 80% कस्टमर ने कैश डिस्काउंट ले लिया नई स्कीम में। जो 50% लोग थे, अब 80% लोगों ने कैश डिस्काउंट ले लिया। टैक्स रेट है 30%, 360 डेज का टाइम होगा साल भर का। और शुड द कंपनी चेंज इट्स क्रेडिट टर्म, दोनों पॉलिसी में आप देखो कि आपको नेट में फायदा किस में ज्यादा मिल रहा है, ध्यान देंगे अब। तो थोड़ा सा ये सीखने लायक है, बाकी ज्यादा डिफरेंस नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12, हम लिखेंगे प्रेजेंट पॉलिसी, प्रपोज्ड पॉलिसी। सेल्स 12 लाख है, यहां हो जाएगा 16 लाख। ठीक है, 12 लाख इंटू 1.33, ठीक है। 130% भी आप कर सकते, 130 नहीं, 1/3 यानी 133% होता है, 16 लाख। वेरिएबल कॉस्ट जो है वो है 78%, 9,36,000। $12,48,000, ठीक है। फिक्स कॉस्ट का कोई लोचा है क्या इसके अंदर में?
बैड डेप्ट्स ले लो। पहले 12 लाख का 1.5% हुआ करता था, यानी कि 18,000। अब 16 लाख का 2% होगा, 32,000। इससे आपका आ जाएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स। फिक्स कॉस्ट कुछ दिख नहीं रहा मेरे को। $16 माइनस 1248 माइनस 32 तो 3 लाख। अब आप देखोगे तो नई पॉलिसी में प्रॉफिट ज़्यादा हो रहा है, अभी तो टैक्स बाकी है सर। टैक्स का रेट क्वेश्चन में जो दिया हुआ है वो है 30% का। सो 2,73,800 आता है, और 3,20,000 पे 30% लगाओ तो 96 आता है। इससे हमारा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ जाएगा 172,200, 3,20,000 माइनस 96,000 अगर आप करोगे तो 2,24,000। ठीक है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आपका आ गया दोनों केस में। अब बात आती है सर, इतना ही रहता ना तो आप डिसीजन ले लेते कि नई वाली पॉलिसी फॉलो कर लो, लेकिन नई पॉलिसी में एक दिक्कत है सर आपको। नई पॉलिसी में इन्वेस्टमेंट भी एक्स्ट्रा लग रहा होगा, कैश भी एक्स्ट्रा लगा के रखनी पड़ रही होगी, जिस पे आपको रिटर्न रिक्वायर्ड है। सो यहाँ हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, डेटर टर्नओवर रेशो। अब डेटर टर्नओवर रेशो कैसे निकलेगा, कितने दिन लेना बोला इसने, 360 डेज लेने बोला। 360 डेज डिवाइडेड बाय 30। अच्छा 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 अच्छा, यहाँ कैश डिस्काउंट भी तो एक खर्चा है मेरा, थोड़ी सी गलती हो गई। ये सारी अमाउंट बदलेगी, ध्यान दो। कैश डिस्काउंट्स के बारे में भी क्वेश्चन में लिखा हुआ है। पहली पॉलिसी में क्लियर कट लिखा हुआ था कि सर पहली बात तो 1% का डिस्काउंट मिलेगा। दूसरी बात, अच्छा 12 लाख का सेल है, इसमें से 50% ही आपका डिस्काउंट लोग लेंगे, यानी 6 लाख पे ही डिस्काउंट ले रहे हैं। 1% का डिस्काउंट मिलेगा, तो देखो 6 लाख पे 1% का डिस्काउंट होता है 6,000 रुपये। आई बात समझ में। और इधर में डिस्काउंट 2% हो गया, और वहाँ 80% लोग डिस्काउंट ले रहे हैं। 16 लाख 80% का भी 2%, तो ये होता है 25,600। फिर से निकाल लेता हूँ, 16 लाख का 80% का 2%, अरे परसेंटेज क्यों नहीं दब रहा। सो दैट इज़ 25,600। अब निकालो आप प्रॉफिट बिफोर टैक्स, तो 12 लाख माइनस 9 लाख 36,000 माइनस 18,000 माइनस 6,000, तो दैट्स 2,40,000 लेस 30% अगर आप करोगे तो 72,000, और ये हो गया 168। ठीक है, ऐसे ही 16 लाख रुपए आपने लिया, माइनस 1248 माइनस किया, फिर 32,000 माइनस किया,
और 25,600 भी माइनस कर दो, सो दैट्स 294,400। जिस पे 30% टैक्स लगना है 88,320, तो बैलेंस आता है 2,06,080। एक बार फिर से देख लेता हूँ। ठीक है, ये है आपका प्रॉपर फिगर। ठीक है, अब मैं आगे की चीज़ें निकालता हूँ यहाँ पे। सबसे पहले तो डेटर टर्नओवर रेशो आपका एक पार्ट हो गया इस क्वेश्चन का, जिसमें आपने निकाला कि सर फायदा कितना हो रहा है पॉलिसी चेंज करने का। तो ए बी सी डी ई एफ जी और ये हो गया एच। ये आप सीधा सीधा इतना ही लिखो ना, ये है आपका ए। अब डेटर टर्नओवर रेशियो निकालो। पहले तो आपको क्या निकालना है, अब दूसरी चीज आपको क्लियर कट पता होनी चाहिए कि सर दूसरी चीज हमको निकालना है कि जो रिटर्न रिक्वायर्ड है, इन्वेस्टमेंट जितना हमारा ब्लॉक किया हुआ है हर पॉलिसी में। सबसे पहले डेटा टर्नओवर रेशियो 360 दिन और एवरेज कलेक्शन टाइम है 30। और यहां पे 360 दिन एवरेज कलेक्शन टाइम में 20, तो टर्नओवर आपका अब बढ़ गया। पहले 360 बाय 30 अगर आप करते तो आपका टर्नओवर था 12, और अब जो है टर्नओवर आपका आ रहा है 18। 18 टाइम्स आप टर्न कर रहे हो। अच्छी चीज क्या है ना, इस क्वेश्चन में आपको 30 दिन का एवरेज कलेक्शन पीरियड दिया हुआ है। अगर ध्यान देना, क्वेश्चन से हट के बात कर रहा हूं, अगर ये एवरेज कलेक्शन पीरियड नहीं दिया होता तो क्या करते? तो ध्यान देना, एग्जिस्टिंग स्कीम में आप क्या करते? एवरेज निकालते। 50 हम मान के चलते कि 50% लोग 10 दिन में पेमेंट कर देते, प्लस बाकी के 50% लोग 45 दिन में पेमेंट करते हैं। था 45 था ना, तो यहाँ 5 आता और यहाँ आता 22.50, तो ये आता 27.50 डेज, जो अभी क्वेश्चन में 30 दिया हुआ है। क्वेश्चन में 30 कैसे दिया हुआ सर, जब यहाँ पे 27.50 आ रहा? क्योंकि क्वेश्चन ने क्या किया है, एक एक दिन एक एक कस्टमर का डे कैलकुलेट किया है। कोई 40 डेज में भी पेमेंट कर रहा होगा, 45 तो मैक्सिमम है, 40 में कर रहा होगा, 35 में कर रहा होगा, इसीलिए आपका 30 आ रहा है। या कोई कोई बहुत टाइम, ज्यादा टाइम लगा रहा होगा। ठीक है, अभी हाँ ठीक है। और अगर न्यू में लेते, न्यू स्कीम में अगर लेते, तो 80% लोग 10 दिन में पेमेंट कर देते हैं और 20% लोग 45 दिन में करते हैं। तो इस हिसाब से 8 + 9 ये आता सर आपका 17 डेज, जो क्वेश्चन में अभी 20 दिन दिया हुआ है। तो एक चीज सर क्वेश्चन ध्यान रखो कि हो सकता है एग्जाम में जो क्वेश्चन है उसमें एवरेज कलेक्शन पीरियड नहीं दिया हो। नहीं दिया रहता तो आपकी ये वर्किंग बढ़ जाती और 30 की जगह 27.5 लेते, 20 की जगह 17 लेते, बाकी सारे कैलकुलेशन सेम। तो जो मैंने 360 बाय 30 लिखा है ना, वो 30 नहीं दिया होता तो वैसे निकालना। ठीक है, तो ये क्वेश्चन से हटके हमने देख लिया। फिलहाल इन सब चीज की जरूरत नहीं है इस क्वेश्चन में। डेटा टर्नओवर रेशियो आ गया। अब आप निकालो इन्वेस्टमेंट इन डेटर्स। इन्वेस्टमेंट इन डेटर्स कैसे निकालोगे सर आप? जो भी आपको कॉस्ट दी है डिवाइडेड बाय डेटा टर्नओवर रेशियो। सो 9,36,000 का पैसा फंसा हुआ है, डिवाइडेड बाय 12, ₹78,000। उस केस में 12,48,000 का पैसा फंसा हुआ है
डिवाइडेड बाय 18, 69,333। याद रखना आपका दो और खर्चे हैं, बैड डेब्ट्स के और कैश डिस्काउंट के। बैड डेब्ट्स का जो खर्चा है वो नॉन कैश आइटम है, सिर्फ एक एंट्री है बुक्स में। कैश डिस्काउंट भी एंट्री है आपके बुक्स में, कोई कैश अलग से देना नहीं पड़ता, तो ये दोनों में पैसा फंसता नहीं है, इसलिए नहीं लिया। अदरवाइज लेता, कोई और खर्चा होता जिसमें कैश लगती है, वेरिएबल कॉस्ट में कैश लगती है तो लिया। तो इतना पैसा फंसा हुआ है। रिटर्न रिक्वायर्ड, कितना परसेंट रिटर्न चाहिए आफ्टर टैक्स। यहां क्वेश्चन में देखो ऊपर जो हमने प्रॉफिट निकाला आफ्टर टैक्स निकाला, तो रिटर्न रिक्वायर्ड जो उससे कंपेयर करना है वो भी आफ्टर टैक्स होना चाहिए। क्वेश्चन ने बहुत ही अच्छी ट्रिक खेली है, आपको 15% का प्री टैक्स रेट दिया है, तो आफ्टर टैक्स रिटर्न कितना होगा, 15 इन ब्रैकेट 1 माइनस 0.30 विच इज 10.5%। 10.5% 78,000 पे। ये आता है सर 8,190। सेवन टू 80। खत्म। ये है आपका बी पॉइंट। क्लियर कट विनर है नई वाली पॉलिसी, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है क्योंकि दोनों में 159,810 और 198,800। एक बार मुझे देखने दो। ठीक है। क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे कि कंपनी ने चेंज करनी चाहिए कि अपने क्रेडिट टर्म्स। यस, कंपनी ने चेंज करने चाहिए अपने क्रेडिट टर्म्स टू 2/10 नेट 45 डेज। ऐसा करेंगे तो फायदा हो रहा है। ठीक है, लिख लो, 2 मिनट का टाइम लेते हैं। होल्ड करता हूँ मैं यहाँ पे।
आइए सर आगे बढ़ते हैं। 13 होमवर्क लेंगे, 14 15 भी होमवर्क लेंगे, 16 भी होमवर्क है। 16 इज सेम एज क्वेश्चन नंबर 1। आपको याद होगा क्वेश्चन नंबर 1 कुछ इसी तरह का था। सो 13 14 15 16 होमवर्क, 17 भी होमवर्क जा रहा है। सेम टू सेम क्वेश्चन है सारे के सारे, बस रिपीटेड है और ये सारे आपको प्रैक्टिस के लिए दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 80 क्या है, ध्यान दो। 18 भी देखो एक बार मैं पढ़ लेता हूं। अगर कुछ नया नहीं होगा तो ये होमवर्क के लिए जाएगा, अदरवाइज कुछ नया होगा तो हम इसमें देखेंगे। अ ट्रेडर हुज करंट सेल्स आर इन द रीजन ऑफ 6 lakhs पर एनम, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। एवरेज कलेक्शन पीरियड 30 days का दिया है, कोई दिक्कत नहीं। वांट्स टू परस्यू अ मोर लिबरल पॉलिसी टू इंप्रूव सेल्स, चलो बहुत ही अच्छी बात है। अ स्टडी मेड बाय द मैनेजमेंट कंसल्टेंट रिवील्स द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। 4 तरह की पॉलिसी है। इंक्रीज इन कलेक्शन पीरियड दिया है, इंक्रीज इन सेल्स दिया है, प्रेजेंट, डिफॉल्ट, एंटिसिपेटेड दिया है। सेलिंग प्राइस आपको पर यूनिट 3, एवरेज कॉस्ट पर यूनिट 2 रुपए 25 पैसे, वेरिएबल कॉस्ट 2 रुपए। ध्यान देना, एवरेज कॉस्ट है 2 रुपए 25, जिसमें से वेरिएबल है 2 रुपए, तो 25 पैसे आपकी फिक्स कॉस्ट हुई है। 25 पैसे फिक्स कॉस्ट हुई है। और नंबर ऑफ यूनिट्स कुछ दिया है क्या आपको यहाँ पे? अच्छा ठीक है, समझ गया। द करंट बैड डेब्ट लॉस इज 1%, रिक्वायर्ड रिटर्न ऑन एडिशनल इन्वेस्टमेंट इज 20%, अज्यूम अ 360 days ईयर, विच ऑफ द अबव पॉलिसी वुड यू रिकमेंड? सेम टू सेम क्वेश्चन है, सिर्फ एक डिफरेंस है। हमने 2 मेथड पढ़ी थी, टोटल अप्रोच एंड इंक्रीमेंटल अप्रोच। अभी तक जितने भी क्वेश्चन हम सॉल्व करते आए हैं ये सारा का सारा टोटल अप्रोच पे बेस्ड है। ये वाला जो क्वेश्चन आपको दिया ये इंक्रीमेंटल अप्रोच पे बेस्ड है और ये 2-3 तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। टोटल अप्रोच से भी सॉल्व करो, इंक्रीमेंटल से भी सॉल्व करो, या फिर आप रेट ऑफ रिटर्न निकाल के भी सॉल्व करो, आंसर आपका सेम आता है। आओ मैं आपको कुछ चीजें बताता हूं इसमें। एक काम करते हैं सर, ये वाला क्वेश्चन मैं आपको ना समझा देता हूँ आंसर्स के साथ में, इसमें बाकी और कुछ नया नहीं है, अप्रोच नहीं है। तो इंस्टीट्यूट का ही आंसर मैं आपसे डिस्कस करता हूँ इसके साथ में। अब लिख लिख के हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे हमारा। आओ सर, ये क्वेश्चन नंबर 18 था। क्योंकि बाकी कॉन्सेप्ट में कुछ भी नया नहीं है आपके पास इसमें। यही वाला क्वेश्चन है। 6 लाख रुपए का आपका नॉर्मल सेल्स है। अगर आप चारों में से कोई भी पॉलिसी ऑप्ट करते हो, ठीक है, तो आपका सेल इतना बढ़ेगा, ये दिखा रहा है यहाँ पे। 6 का 30,000 से बढ़ेगा तो 6,30,000 हो जाएगा। 48 से बढ़ेगा तो 6,48,000 हो जाएगा। 90,000 से बढ़ेगा तो 6,98,000 हो जाएगा। तो आंसर में सबसे पहले यहाँ देखो, अगर आपको दिख रहा है तो सबसे पहले हमने सेल्स लिया 6, 630, 648, 675 और 690, ठीक है। इसके बाद में हमने क्या किया सर, वेरिएबल कॉस्ट निकाल ली। अब वेरिएबल कॉस्ट कैसे निकाली, ध्यान देना। 3 रुपए में 2 रुपए की वेरिएबल कॉस्ट है, यानी कि आपका जो परसेंटेज आ रहा है वेरिएबल कॉस्ट का वो आ रहा है 2/3। 2/3 3 रुपए की सेलिंग प्राइस में 2 रुपए का वेरिएबल कॉस्ट, तो जो परसेंटेज आ रहा है वेरिएबल कॉस्ट का वो है 2/3। सो 6 लाख का 2/3 अगर आप निकालोगे 2/3 तो 4 लाख आता है। ये 4 लाख आपने यहां लिखा। वैसे ही 6,30,000 का 2/3 अगर आप निकालोगे तो 4/20 आता है, और ऐसे ही करके आपने सबका 2/3 ले लिया। अब बात आती है सर फिक्स कॉस्ट की। फिक्स कॉस्ट में 25 पैसे की फिक्स कॉस्ट आ रही थी, ध्यान देना। नॉर्मल सेल था 6 लाख का, डिवाइडेड बाय 3 रुपए करोगे तो आपको पता चलेगा सर कि नंबर ऑफ यूनिट आपने कितने बेचे। 3 रुपए में 1 यूनिट बेचा, 2 लाख यूनिट बेचे 3 रुपए में, तो 6 लाख का सेल्स हुआ। तो नंबर ऑफ यूनिट आपने कितने बेचे, 2 लाख। 25 पैसे पर यूनिट फिक्स कॉस्ट है, इंटू 0.25, 50,000 रुपए, ये रहा 50,000। अब नंबर ऑफ यूनिट कितना भी बढ़ो, सेल्स कितना भी बढ़ो, क्या फिक्स कॉस्ट बढ़ती है? नहीं, इसलिए ये पूरा रो में 50 50 50 50 दिख रहा, ठीक है, निकाल लिया। उसके बाद में आपने टोटल की 4 लाख की वेरिएबल कॉस्ट, 50,000 की फिक्स कॉस्ट, तो आपका आया 4,50,000, ठीक है। अब ध्यान देना यहाँ पे एक और चीज क्या बढ़ रही है, बैड डेब्ट्स। बैड डेब्ट्स क्लियरली क्वेश्चन में लिखा है 1.5%। अभी बैड डेब्ट्स कितने हैं, अभी ये 1% का बैड डेब्ट। तो अगर आप देखोगे तो 6 लाख का 1% 6,000,
6,30,000 का 1.5% निकालोगे तो 9,450 आएगा। देखो, वैसे ही सारा परसेंटेज सेल्स पे लगाओ तो बैड डेब्ट्स आ गया। अब जैसे ही बैड डेब्ट्स आपका आया, आप प्रॉफिट निकाल लो। प्रॉफिट कैसे निकालोगे? 4,50,000 और 6,000, यानी 4,56,000 आप 6 लाख में से माइनस कर दो, आपका आंसर आएगा 144। देखो, 6 लाख माइनस 4,56,000, 144 आ गया। एक सेकेंड ना, ठीक है। ऐसे ही आपने सब में प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकाल लिया। टैक्स का कोई रेट दिया है क्या क्वेश्चन में? हाँ, कहाँ गया हमारा आंसर? ठीक है, एक्सपेक्टेड प्रॉफिट निकाले, यहाँ तक जम गया। अब आप नेक्स्ट स्टेप क्या करते हो? आपने ये प्रॉफिट तो निकाल लिया, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक प्रॉफिट तो निकाल लिया, कितना प्रॉफिट किस में कमा रहे हो पता चल गया। अब बस आप इतना पता कर लो कि कितना इन्वेस्टमेंट आपको रिटर्न रिक्वायर्ड है, मतलब कितना इन्वेस्टमेंट आपका फंसा हुआ है हर एक में। कैसे निकालोगे? जो भी आपका कॉस्ट लगा है, वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट, 4,50,000 वाली जो लाइन है, ये पकड़ोगे आप। इतना पैसा एक्चुअल में कैश में फंसा है। बैड डेब्ट्स तो नॉन कैश आइटम है, नहीं लेंगे उसको। 4,50,000 फंसा हुआ है, डिवाइडेड बाय डेटर टर्नओवर रेशो। अभी डेटर टर्नओवर रेशो में आपको 360 डिवाइडेड बाय 30 लेना पड़ेगा। यहाँ उन्होंने डेज बोला है, हाँ 360। तो देखो, 360 डिवाइडेड बाय 30 लोगे तो 12, वैसे 360 डिवाइडेड बाय 40 लोगे, वैसे 360 डिवाइड बाय 50 लोगे। ऐसे कर करके सबका डेटा टर्नओवर रेशो आ गया। फिर उसको डिवाइड करो 4,50,000 से। सो 4,50,000 डिवाइडेड बाय 12 करोगे तो 37,500 का इन्वेस्टमेंट फंसा हुआ है। ठीक है, 37,500 का इन्वेस्टमेंट फंसा हुआ है और उसमें आपको 20% रिटर्न चाहिए, तो आया आंसर 7,500। ये रहा 7,500। वैसे ही 4,70,000 40 बाई 360 इंटू 20% डेटा टर्नओवर रेशो, उल्टा कर दिया। ठीक है, तो ये इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड है, रिटर्न रिक्वायर्ड है। ऊपर में आपने अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट ले ली, प्रॉफिट जो निकाला उसमें से अपॉर्चुनिटी कॉस्ट माइनस कर दो, नेट बेनिफिट आ जाएगा, आपका आंसर आ गया। कौन से इसमें आपको दिख रहा है आंसर सबसे ज्यादा है? 1,40,000 वाले में आंसर आपका सबसे ज्यादा आ रहा है ना, यानी कि पॉलिसी नंबर 1 आपको फॉलो करनी है। यह है टोटल अप्रोच। अब मैं बात करता हूं सर इंक्रीमेंटल अप्रोच की। वापस आ जाओ क्वेश्चन में। इंक्रीमेंटल है तो सिर्फ इंक्रीमेंटल वाला अमाउंट लेंगे, अब कोई टोटल लेने की जरूरत नहीं, तो 6-6 लाख रुपए वापस लेने की जरूरत नहीं है। सिर्फ जितना इंक्रीमेंटल है उतना लिख लो, 30, 48, 75, 90। क्वेश्चन में भी ये लिखा है ना, 30, 48, 75, 90। इंक्रीमेंटल सेल्स है, इंक्रीमेंटल वेरिएबल कॉस्ट लो, तो इसका 2/3 सी 30,000 का 2/3 कितना होता है? 20,000। ठीक है, तो वेरिएबल कॉस्ट लो। अगर आपको दिख रहा होगा वेरिएबल कॉस्ट कितनी है सर यहाँ पे इंक्रीमेंटल, 20,000, 32,000, 50,000 और 60,000 इंक्रीमेंटल। फिक्स कॉस्ट 50,000 थी, उसमें कोई बदलाव नहीं आता, तो उसमें कोई इंक्रीमेंटल नहीं है, इसलिए ये वाला कॉलम आपको देखो खाली मिल रहा है। इसके बाद में टोटल आप ये जो ले रहे हो ये है बैड डेब्ट्स, 6,000 थे, यहाँ पे भी इंक्रीमेंटल बैड डेब्ट्स लोगे। आप अगर देखोगे तो आपने जो बैड डेब्ट्स निकाले थे वो थे 6,000 और 9,450 प्रेजेंट पॉलिसी और पॉलिसी 1 में। डिफरेंस कितना इंक्रीमेंटल है? बैड डेब्ट्स 3,450, 6 तो पहले भी था, 3,450 का एक्स्ट्रा है, वही चीज आपने यहाँ ले ली 3,450 इंक्रीमेंटल। सब कुछ इंक्रीमेंटल लेना है आपको। अब इससे आपने निकाल लिया कि सर इंक्रीमेंटल प्रॉफिट कितना है। इंक्रीमेंटल सेल्स माइनस 20,000 का इंक्रीमेंटल वेरिएबल कॉस्ट, इंक्रीमेंटल बैड डेब्ट्स, तो इंक्रीमेंटल प्रॉफिट आ गया, सारा प्रॉफिट इंक्रीमेंटल आ गया। अब आप निकालो कि इंक्रीमेंटल इन्वेस्टमेंट कितना है। बहुत ही सिंपल, इंक्रीमेंटल इन्वेस्टमेंट कहां से निकालोगे? अच्छा, हमने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं लिखा, ये देखो 37,500 था ना, वो 37,500, 52,222, ये पहले वाले क्वेश्चन में भी निकलेगा। इन दोनों के बीच का डिफरेंस इज इंक्रीमेंटल इन्वेस्टमेंट। इस पे 20% लगाओगे तो इंक्रीमेंटल रिटर्न पता चलेगा 2,944। इंक्रीमेंटल प्रॉफिट है आपका 6,550 और 2,944 रिटर्न रिक्वायर्ड है, दोनों का डिफरेंस निकालोगे 3,606। सिर्फ क्वेश्चन में यहाँ जो इंस्टीट्यूट ने आंसर निकाला उसमें गलती है,
वो आखिरी में 5350 जो लिखा है ना वो निगेटिव है, आखिरी में जो 5350 लिखा है निगेटिव है। तो बताओ चारों को कंपेयर करके सबसे ज़्यादा प्रॉफिट कहाँ आ रहा है सर? 3606 आ रहा है, क्योंकि दूसरी पॉलिसी में भी उससे कम है, तीसरी में भी उससे कम है, चौथे में तो निगेटिव में जा रहा है। तो 3606 पॉलिसी 1 शुड बी अडॉप्टेड। एक और तरीका है इसको सॉल्व करने का, वो है रेट ऑफ रिटर्न। आपने ये प्रॉफिट निकाला ना 6550 का, आपका एक्स्ट्रा प्रॉफिट कितना हुआ? 6550। एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट कितना लगा? 14722, 14722। 6550 डिवाइडेड बाय 14722 कर लो, आपको पता चल जाएगा एक्स्ट्रा रिटर्न परसेंटेज में आप कितना कमा रहे हो। ये देखो 6550 डिवाइडेड बाय 14722, 44%। 9 और ऐसे करते सबका निकाला और पता चला कि अरे पहली पॉलिसी का एक्स्ट्रा रिटर्न बहुत ज़्यादा है। कौन सी पॉलिसी चूज करोगे? पहली पॉलिसी। तीनों अप्रोच, टोटल, इंक्रीमेंटल और रेट ऑफ रिटर्न अप्रोच में आंसर सेम आएगा, तरीका अलग अलग है, किसी से भी आप सॉल्व कर सकते हो। आई एम लिविंग दिस क्वेश्चन विथ यू, ठीक है? बाकी कुछ भी नया नहीं है। क्वेश्चन नंबर 19 ऑनवर्ड्स फैक्टरिंग चालू होता है। 19, 20, 21, 22 चार क्वेश्चन अभी हमारे फैक्टरिंग पे हैं, और क्वेश्चंस मैं बाद में ऐड करूंगा, फिलहाल के लिए 4 क्वेश्चंस हैं। ये फैक्टरिंग पे है, इस पे मैं 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन मैक्सिमम हम देखेंगे, एक हाथ में आपको होमवर्क के लिए भी दूंगा सॉल्व करने के लिए, बट नेक्स्ट और आखिरी लेक्चर में। सो नेक्स्ट लेक्चर इज गोइंग टू बी द लास्ट लेक्चर ऑफ रिसीवेबल्स मैनेजमेंट, अनलेस आई ऐड मोर क्वेश्चंस इन दैट। सो फॉर द टाइम बिंग, बाय बाय।